भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं सभी राज्यों के आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री एवं सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और कंपनीज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है, उसके पीड़ित और लुटे पुटे निवेशक, कार्यकर्ता एवं पीड़ित कर्मचारी एवं संबंधित भाइयों और बहनों, इसके अलावा भारत की बड़ी फ्रॉड कंपनी जैसे कि प्रिज्म ग्रुप, जिसका मामला मैं माननीय हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, एल्केमिस्ट ग्रुप जिसका सरगना और महाभ्रष्ट महा आर्थिक आतंकवादी केडी सिंह, जो भारत के राज्यसभा का 10 साल सदस्य रहा, यानी कि सांसद रहा, जिन्हें आप लोग माननीय सांसद कहते हैं, उसने 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा सांसद रहते हुए, और देश की संसद ये सब देखती रही। इसके अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके निर्देशक गण राहुल मोदी और अनेक मोदी हैं, जिन्होंने 25,000 से अधिक निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक लूटा है। इसके अलावा आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएन स्काईलाइन रियल एस्टेट, पीएसीएल जैसी अनेक सैकड़ों फ्रॉड सोसाइटीज एंड फ्रॉड कंपनीज। आदरणीय मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन काल में, और खासकर जब से आप मुख्यमंत्री रहे या देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अनेक अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आपके अच्छे कार्यों के लिए एवं आपकी कैबिनेट के और आदरणीय योगी जी के अच्छे कामों के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगा और आप सबका बारंबार धन्यवाद करूंगा। लेकिन जो अच्छे काम नहीं हुए या जिन अच्छे कामों को करने का आपका संवैधानिक दायित्व था और है, जिसको कि आप सब लोगों ने अनदेखा किया, देश के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त जीने के और स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 21 में है, उससे देश के 50 करोड़ लोगों को वंचित किया है। कैसे किया है ये मैं बताऊंगा। आप लोगों ने जो शपथ ली है, उस शपथ का पालन इन कंपनी जिनके नाम मैंने लिए और ऐसी सैकड़ों कंपनी के मामले में नहीं किया। उसके लिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आप सबकी आलोचना करता हूं, जिसका मुझे संवैधानिक अधिकार है। साथियों, आज 25 दिसंबर है, प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन। प्रभु ईसा मसीह सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए क्रॉस पर लटक गए और उन्होंने
अपना जीवन त्याग दिया, प्राण त्याग दिए। मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन लड़ाइयों में मैं लगा हुआ हूं रात दिन, उस लड़ाई को सफल बनाने के लिए, पूरी तरह सफल बनाने के लिए, अगर एक दिन प्रभु ईसा मसीह की तरह मुझे भी क्रॉस पर लटकना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, तो मैं हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा। लेकिन भारत के 50 करोड़ भाइयों और बहनों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उनका एक एक पाई मैं पूरे ब्याज के साथ दिलवा कर ही चैन लूंगा, दम लूंगा। और इसके अलावा जितने अपराधी हैं, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, केडी सिंह हो, कौशिक घोष हो, मिस्टर राहुल मोदी हो, और जितने सैकड़ों हजारों कंपनी के कर्ता धर्ता, इनको जब तक आजीवन जेल और हो सका तो फांसी, और इनके सारे परिवार को, इनके 7 पुश्तों को एकदम अगर बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये मेरा दूसरा संकल्प है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः प्रभु ईसा मसीह के चरणों में वंदना करता हूं और आप सबको क्रिसमस की अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। मैरी क्रिसमस। साथियों, आज का ये वीडियो मैंने बना रहा हूं वीडियो ये बर्ड्स एक्ट पे, यानी कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम स्कीम एक्ट 2019, हिंदी में बोलेंगे अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, और शॉर्ट में बोलेंगे बर्ड्स एक्ट। ठीक है, इसकी मैं एक एक चीज की व्याख्या आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्ट पूरा का पूरा पूरे भारत के सहारा और एलकेएमएस और अन्य कंपनी के निवेशकों के हित के लिए ही बनाया गया एक्ट। बनाने का काम तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद उस एक्ट पर लंबी नींद लेने का काम बहुत बुरा किया। आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस एक्ट के क्रियान्वयन के मामले में कुंभकर्ण से भी गहरी नींद पर सो रहे हैं। इसलिए पहले तो मैं आपको उस एक्ट के बारे में बताऊंगा। यह एक्ट मेरा ख्याल 3 वॉल्यूम में या 4 वॉल्यूम में हो सकता है, तो उसको आप लोग, चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए आप लोग उसको समझिएगा। मुझसे बार बार कहा गया कुछ लोगों ने कि आप इस पर हमें एक बढ़िया वीडियो बना के डालिए। साथियों, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, जिसको कि इस एक्ट की ही धारा 6 के अनुसार 1978 से लागू किया गया प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन पाबंदी अधिनियम 1978 के साथ। इसलिए लागू भले इसको 21/2/2019 से किया गया, लेकिन इसका प्रभावीकरण, इसके हर प्रोविजन 1978 से लागू हैं। और 1978 से ही इस देश के, नहीं दुनिया के महाचांडाल सुब्रत राय सहारा ने अपना देश और दुनिया को लूटने का कार्यक्रम शुरू किया था, और शायद ईश्वर को यही मंजूर था, तो उसी साल में ये मनी चिट पाबंदी सर्कुलेशन अधिनियम आया था, जिसको कि सरकार ने इस एक्ट के साथ में जोड़ दिया है। यानी इस एक्ट को भी लागू हुए डायरेक्टली करीब 2 महीने बाद इसको लागू हुए 4 साल हो जाएंगे भाइयों और बहनों। लेकिन अभी तक यह कानून के बारे में भारत के मुख्यमंत्रियों को
आईएएस को, आईपीएस को, अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को मालूम तक नहीं है। लागू होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत सरकार द्वारा बनाई गई 14 सांसदों की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24/3/2021 को रिपोर्ट संख्या 246 में कही है, जो कि माननीय 14 सांसदों ने पूरे भारत की कानून व्यवस्था का सर्वे किया और पाया कि भारत की कानून व्यवस्था बर्थ एक्ट के संदर्भ में पूरी तरह फेल है। भाइयों और बहनों, मैं इस रिपोर्ट को पूरा का पूरा अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस बर्थ एक्ट को भी डाल रहा हूं, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए 14 सांसदों वाली भारत की संसद में पेश की गई रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ रहा हूं। इसका रिपोर्ट का पैरा नंबर 7 है। इसको, ये इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं। जिस किसी भाई को पूरी तरह से ना क्लियर हो, उसके लिए मैं उसको हिंदी में भी खाली मतलब का ट्रांसलेशन कर देता हूं। द कमेटी नोट्स विद डिसमे द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट यूटी गवर्नमेंट have so far been shown a lax and non-challenged attitude, मतलब बहुत ही उदासीन और बहुत ही ज्यादा धीमा अपना दृष्टिकोण बताया। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच क्रूशियल लेजिस्लेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द टार्डी पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन is disheartening. Competent authority has a very significant and indispensable role in implementation of the Act, whose main function include attachment of properties, assets of operators of illegal schemes, and subsequent realization of assets for repayment of depositors. The committee recommends that DFS, यानी DFS मतलब Department of Financial Services, should aggressively, यानी Finance Ministry, aggressively pursue the matter with the state, union territory governments, and also ask the secretary, DFS, to request the union minister of finance, if necessary, to use her good office to impress upon state and union territory government their responsibilities under the act and to notify their respective competent authority as soon as possible. देखिए, 4 साल हो गए, अभी तक सभी स्टेट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में अधिसूचना जारी नहीं की, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। द कमेटी फील दैट इन केस द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कन्फर्स ए सर्टेन ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट to implement the act or require them to frame subordinate legislation to carry out the provisions of the act, then the state government should adhere to the obligation or responsibility conferred on them so that legislation may be implemented in full letter and spirit. माने कमेटी कहती है कि जब कभी भी केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया हो जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को दायित्व हो कि वो इससे संबंधित कानून बनाए जो स्टेट में एप्लीकेबल हो और अधिसूचना जारी करें, तो ऐसे में राज्य सरकारों की ड्यूटी बनती है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सबऑर्डिनेट बनाए जो उस कानून के अंतर्गत एक कानून और सूचना जारी करें, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी कानून का, बनाए गए कानून का अनुपालन गरीबों के लिए खास करके और सभी पीड़ितों के लिए जल्दी से जल्दी हो सके। However, the committee notes that such obligation responsibilities are not met in time. कमेटी आगे कहती है कि कमेटी ने ये महसूस किया है पूरे देश में घूम के कि इस प्रकार की जिम्मेदारी राज्य सरकारों द्वारा नहीं निभाई गई है। भाइयों और बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की संसद के 14 सांसद कह रहे हैं। इसलिए अगर इसके बारे में मैं मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ जी की और पूरे मुख्यमंत्री जी की कड़े शब्दों में निंदा करने की बात कहता हूं तो कुछ भी गलत नहीं है।
This delay in taking action on the part of the state governments sometimes ends up defeating the main purpose of the legislation enacted by the Parliament. The committee therefore recommends that ministries should submit a proposal to the Government of India Cabinet Secretary for creating a central mechanism agency to oversee the implementation of Central Act by state, union territory governments and make them accountable and responsible for any delay on their part in implementing or giving effect to the Act of Parliament, including framing of subordinate legislation thereunder. बहुत अच्छी बात. कमेटी ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया कि वो एक ऐसा तंत्र बनाए, एक ऐसा संगठन बनाए केंद्र सरकार में जो कि पूरे देश में बर्ड्स एक्ट के लागू होने के संबंध में अध्ययन करे. जो अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री इसको लागू नहीं कर रहे हैं या अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, उनके खिलाफ अपना निर्णय ले, केंद्र सरकार को सूचित करे, जो कार्रवाई बन सकती है करे. लेकिन आज 4 साल बीतने पर भी भाइयों और बहनों ऐसा तंत्र, ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया. अब मैं इसके लिए एक ही कह सकता हूं कि जब घर का मुखिया ही ऐसा हो तो और सदस्यों के बारे में क्या कहें. जब केंद्र सरकार ने ही मैकेनिज्म नहीं बनाया, बावजूद 14 सदस्यों के कहने के, उन्होंने ही अपना काम नहीं किया, तो राज्यों के बारे में क्या कह सकते हैं. कुल मिलाकर 14 सांसदों वाली कमेटी द्वारा 24/3/2021 की रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त या अन्य अधिकारियों ने बर्ड्स एक्ट के प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई कार्य नहीं किया. लुटे हुए निवेशकों को बर्ड्स एक्ट के माध्यम से न्याय दिलाने में कोई रुचि नहीं ली, अपने संवैधानिक कर्तव्य का कतई पालन नहीं किया. और मैं अपने वीडियो में इन 14 सांसदों की रिपोर्ट की प्रति डाल रहा हूं. अब आइए आपको बर्ड्स एक्ट के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं. बर्ड्स एक्ट एक छोटा सा कानून है. इसमें 44 धाराएं हैं, 2 अनुसूची हैं और बर्ड्स एक्ट की नियमावली में 11 नियम है और 1 फॉर्म है. कुल 44 धाराएं, 2 अनुसूची, 11 नियम, 1 फॉर्म. अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो बमुश्किल 2 घंटे में सब कुछ पढ़ सकता है. साथियों, बर्ड्स एक्ट की शुरुआत में इसके उद्देश्य देते हुए भारतीय संसद ने यह लिखा, यह कानून अनियमित जमा योजनाओं पर पूर्ण रोक लगाने हेतु एवं एक बृहद तंत्र विकसित करने व जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है. बहुत अच्छा पर्पस है. धारा 1 में कानून का नाम यानी अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 यानी बर्ड्स एक्ट कहा गया. यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा. वो 21 फरवरी 2019 से लागू माना जाएगा, ऐसे एक्ट में लिखा है. जैसा मैंने बताया था कि धारा 6 में लिखा है कि इसको चिट फंड एवं मनी सर्कुलेशन पाबंदी अधिनियम 1978 के साथ पढ़ा जाएगा. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये एक्ट 1978 से लागू है, जो सत्य है. धारा 2(1) में बताया गया कि केंद्र की सरकार का आशय केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार व राज्य सरकारों से है. धारा 2(2) में कंपनी का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम में दिया है. 2(3) में सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के अंतर्गत नियुक्ति का उल्लेख है. साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का बनाया जाना, क्योंकि पूरा एक्ट का अनुपालन, पूरे एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की है, जो ज्यादातर राज्यों में मंडलायुक्तों को ज्यादातर शहरों में बनाया गया है. और कुछ राज्यों ने इसकी अनुसूचना जारी भी की है, लेकिन बहुत कम, और जिन्होंने जारी की है वहां भी स्पष्ट नहीं है. मेरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सविनय निवेदन है कि तत्काल अपने अपने राज्य के टाउन वाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज
के बारे में अधिसूचना जारी करें और जनता को अवगत कराएं, विज्ञापन दें कि ये आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बर्ड्स एक्ट में, इनके यहां जाकर के आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं और कार्रवाई प्रारंभ करा सकते हैं। धारा 2(4) में निक्षेप में किसी निक्षेप लेने वाले के द्वारा ब्याज, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में किसी फायदे सहित या उसके बिना या तो नगद या वस्तु के रूप में, किसी विनिश्चित सेवा के रूप में या विनिश्चित अवधि के पश्चात अन्यथा वापस करने के वचन के साथ अग्रिम या ऋण के माध्यम से किसी अन्य रूप में प्राप्त धन की रकम शामिल है। अब इसमें कुछ ऐसे क्लॉज दिए हैं जो इसमें शामिल नहीं है, जिनका आप लोगों से कोई खास मतलब नहीं है। धारा 2(6) में निक्षेप लेने वाले या जमा करने वाले या डिपॉजिट टेकर, जैसे आपके सहारा के मामले में सहारा की कंपनियां सोसाइटी, आदर्श के मामले में आदर्श क्रेडिट कंपनियां सोसाइटी वगैरह, या जमा की याचना करने वालों को परिभाषित किया गया जो इस प्रकार है: व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, स्वामित्वधारी फर्म, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संगम, न्यास, सहकारी सोसाइटी, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी, या अन्य कोई ठहराव। किंतु इसमें सरकारी कॉरपोरेशन या सरकारी बैंक शामिल नहीं है। ठीक है। धारा 2(7) में अभिनिहित न्यायालय यानी डेजिग्नेटेड कोर्ट जो राज्य सरकार द्वारा धारा 8 में बनाई गई है या बनाई जाएंगी, उनका उल्लेख है, जो कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से बनाया जाता है। यूपी में डेजिग्नेटेड कोर्ट की तो नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मेरे ज्ञान में अभी तक नहीं आया है। आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब तक डेजिग्नेटेड ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नहीं आएगा और वो काम नहीं शुरू कर देंगे, तब तक कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। धारा 2(8) में बीमाकर्ता की परिभाषा, 2(9) में अधिसूचना के बारे में, 2(10) में व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति, हिंदू, अविभक्त कुटुंब, कंपनी, न्यास, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी, कृत्रिम व्यक्ति। 2(11) में विहित में इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा नियम द्वारा विहित है। 2(12) में संपत्ति, हर भांति की कोई भी संपत्ति, मतलब उसमें प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश, बैंक अकाउंट सब शामिल है। 2(14) में नियमित निक्षेप स्कीम में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्कीम अभिप्रेत है, यानी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स स्कीम स्पेसिफाइड अंडर कॉलम 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। साथियों, भाइयों और बहनों, यह धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहारा समूह, एल्केमिस्ट समूह, आदर्श क्रेडिट समूह, प्रिज्म समूह, आनंद निधि समूह, पीएन स्काईलाइन, पीएससीएल और अन्य सैकड़ों हजारों सोसाइटी और कंपनी की एक भी जमा योजना, ध्यान से सुनिएगा, इन किसी भी कंपनी की, किसी भी सोसाइटी की एक भी जमा योजना, विनियमित जमा योजना या रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं है। सब फर्जी है, सब इलीगल है। यह बात मैं एकदम डंके की चोट पर साबित कर सकता हूं और कर रहा हूं। यानी सभी जमा योजनाएं अविनियमित या अनरेगुलेटेड या फर्जी हैं, चाहे वो उपरोक्त किसी भी सोसाइटी या कंपनी की हो, क्योंकि बर्ड्स एक्ट की प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंतर के कॉलम 3 मात्र 9 तरीके की जमा योजनाओं को, जो कॉलम 2 में लिखित प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त हो, को ही नियमित माना गया है, बाकियों को नहीं। अब मैं आपके लिए फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ रहा हूं, कॉलम 3 को पढ़ रहा हूं, कॉलम 2 को पढ़ रहा हूं। प्रथम अनुसूची धारा 2 उपधारा 15 विनियमित निक्षेप स्कीमें,
विनियामक विनियमित निक्षेप स्कीमें निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध विनियामकों और स्कीमों द्वारा ठहरावों को निर्दिष्ट करती हैं। विनियामक कॉलम 2 है, विनियमित निक्षेप स्कीम कॉलम 3 है। विनियामक में वो अथॉरिटीज के नाम दिए हैं जो इन स्कीमों को मान्यता प्रदान करेंगे, और विनियमित निक्षेप स्कीम के में कॉलम 3 में उन स्कीमों के नाम दिए हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं है, शुरू से नहीं है। अब सुनिए, पहला, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, अंग्रेजी में बोलेंगे सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये अगर स्कीम को मान्यता देता है, वो स्कीम ही नियमित स्कीम कहलाएगी। अब स्कीम कौन सी है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सामूहिक निवेश स्कीम विनिमय 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सामूहिक निवेश प्रबंध वाली प्रारंभ की गई प्रायोजित क्रियान्वित कोई स्कीम या ठहराव जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन और परिभाषित है की धारा 11AA में परिभाषित है। भाइयों बहनों, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में कह रहा है कि अगर वहां रजिस्ट्रेशन हुआ है सेबी में 11AA में और उसमें स्कीम को मान्यता दी गई है तो वही स्कीम है। जितनी भी स्कीमें मैं जिन कंपनियों के नाम ले चुका हूं, उसमें किसी भी स्कीम को, किसी सोसाइटी की, किसी कंपनी की, किसी स्कीम को सेबी की ऐसी इस धारा में या किसी भी सेबी की धारा में कोई मान्यता नहीं मिली है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्कीम, कोई रजिस्ट्रीकृत नहीं है। तीसरा, कोई स्कीम या ठहराव जिसके अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा निधियों का प्रबंध किया जा रहा हो, ऐसा भी किसी स्कीम में नहीं है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन अनुमोदित कर्मचारी फायदों का अनुमान करने वाली कोई स्कीम, ऐसा कोई नहीं है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई स्कीम नहीं है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी परस्पर निधि में अभिदानों की प्रकृति की रूप में कोई प्राप्त रकम, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए दूसरा, ये तो हो गई सेबी। सेबी में किसी सहारा, किसी अल्केमिस्ट, किसी आदर्श क्रेडिट, किसी पीएसईएल, किसी प्रिज्म, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंपनी, जितनों के नाम मैं ले रहा हूं ये नाम आप बता सकते हो, एक भी स्कीम रजिस्टर्ड नहीं है, एक भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, एक को भी ऐसा कोई लाइसेंस नहीं मिला है। यही हाल आगे है भारतीय रिजर्व बैंक। कोई स्कीम जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ये परिभाषित किन्हीं गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार किया गया, ऐसा किसी को भी नहीं मिला। कोई स्कीम सहारा को शुरू में 20 साल पहले मिला था, वो इनके चाल चलन को देखते हुए आरबीआई ने कैंसिल कर दिया था। ऐसी कोई स्कीम या ठहराव जिसके अधीन बैंकों द्वारा कारोबार संपर्की सुविधाओं प्रदत्त के रूप में नियोजित व्यक्तियों या अस्तित्वों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अधीन निधियां स्वीकार, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्कीम या ठहराव जिसके अधीन संदाय और निपटान प्रणाली के अधीन एक प्राधिकृत संदाय प्रणाली के रूप में प्रचालन करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत नियमित कोई स्कीम, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अगला है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसमें भी कोई नहीं है। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा, इसमें भी नहीं है। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक, इसमें भी कोई स्कीम नहीं है। उसके बाद है पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण, इसमें भी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसमें भी नहीं है।
केंद्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी। अब लीजिए आप, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बहुराज्य सोसाइटी द्वारा मतदान करने वाले सदस्यों से निक्षेप को स्वीकार करने की कोई स्कीम। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निक्षेप उन्हीं लोगों से स्वीकार किया जा सकता है जो उस सोसाइटी के वोटिंग मेंबर हैं, मतदान करने वाले सदस्यों से, अन्यथा नहीं। सहारा की किसी सोसाइटी में, आदर्श क्रेडिट की किसी सोसाइटी ने, ये जो है आपकी आनंद निधि की किसी सोसाइटी में या अन्य किसी फर्जी सोसाइटी में जितना निवेश लिया गया है, एक भी निवेशकर्ता मतदान करने वाला सदस्य नहीं है, कोई वोटिंग मेंबर नहीं है। इसलिए एक एक निवेश फर्जी है, गैर कानूनी है और बर्ड्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, जो कि 1978 से लागू है। भाई बहनों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा, उनके द्वारा भी कोई किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया इस तरह से कलेक्ट करने के लिए। अब आप देखिए, समझिए सरकार इस अधिनियम में अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य अधिकारियों को जो भी ठीक समझे नियुक्त करेगी। उपरोक्त सोसाइटी या कंपनी द्वारा जिन जमा योजनाओं को चलाकर निवेश लिया गया है, वे उपरोक्त में से किसी प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त या पंजीकृत नहीं है। जहां तक सोसाइटी का प्रश्न है, तो स्पष्ट लिखा है कि सोसाइटी केवल और केवल वोटिंग सदस्यों से जमा ले सकती है। आप लोगों में से कोई भी उपरोक्त सोसाइटी का वोटिंग सदस्य नहीं है। इसलिए सहारा समूह को शामिल करते हुए उपरोक्त किसी भी सोसाइटी या कंपनी द्वारा चलाई गई जमा योजनाएं पूरी तरह अवैध, फर्जी और धोखाधड़ी है और सारा धन गैर कानून निवेश योजनाओं के अंतर्गत लिया गया है। इसलिए पूरी तरह धोखाधड़ी, चीटिंग, छल कपट, फर्जीवाड़े से युक्त है। भाइयों बहनों, पिछले अनेक वर्षों से भारत में 50 करोड़ से अधिक भारतीयों ने, यदि पारिवारिक सदस्य मिला लें तो पूरे भारत के से 50 लाख करोड़ रुपए अकेले सहारा फ्रॉड ग्रुप ने 35 करोड़ लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। और देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, न्यायालय, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सब कुछ जानते हुए, देखते और जानते समझते हुए भी इस लूट को देखते रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। भारत के लॉ एंड ऑर्डर, संविधान की धज्जियां उड़ती रहीं और देश भर के जिम्मेदार लोग मूक दर्शक बने रहे। इससे बड़ी शर्म की बात इन लोगों के लिए और क्या हो सकती है। साथियों, बर्ड्स एक्ट के मामले में यह मेरे वीडियो का पहला वॉल्यूम था। पूरा बर्ड्स एक्ट आपको बताऊंगा अगले अपने वॉल्यूम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।